Welcome everyone, Namaskar. PDF on Telegram and link in comment. Starting with the first news. India to cut Russian oil to please him. This is a clear example of coercive diplomacy. ये coercive diplomacy का एक clear example है. Coercive diplomacy का मतलब होता है कि प्रेशर, थ्रेट्स या फिर इकोनॉमिक पनिशमेंट के थ्रू किसी भी कंट्री को अपना बिहेवियर चेंज करने पर मजबूर करना और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या फॉरेन पॉलिसी या फिर डोमेस्टिक पॉलिसी को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करवाना जहाँ पर अपने फ़ायदा हो. दिस इज़ तो इसे मैसेज क्या है यूएसए का इंडिया के लिए. फर्स्ट, रशियन ऑयल को इंपोर्ट को कम करो. सेकंड, यूएसए के साथ जो ट्रेड डील है उसको कंप्लीट करो ऑन द टर्म्स ऑफ यूएसए, उसके टर्म्स पे, तब जाकर आपका टैरिफ कम होगा और हम खुश होंगे. दिस इज़ नॉट अ परसुएशन बट प्रेशर बेस्ड डिप्लोमेसी. एक वर्ड और यूज कर सकते हैं अपने वोकैब में, आईआर के वोकैब में, प्रेशर बेस्ड डिप्लोमेसी. प्रेशर बेस्ड डिप्लोमेसी. तो इंडिया क्या स्टैंड रहा है इस पे. इंडिया ने अभी तक अपना कुछ रिसेंटली लास्ट फ्यू 1 से 2 मंथ में अपना ऑयल को डाइवर्सिफाई किया है, अपने ऑयल इंपोर्ट्स को. रशियन ऑयल इंपोर्ट कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन अभी भी कल की न्यूज़ में था कि इंडिया का टोटल ऑयल इंपोर्ट का रसिया से आ रहा है 35% एंड यूएसए से अपना ऑयल को इंपोर्ट इंक्रीज किया है और बढ़कर 13% हो चुका है. तो बस 2 कंट्री रसिया एंड यूएसए इंडिया के अबाउट हाफ ऑयल इंपोर्ट बास्केट को कंप्राइज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है कि अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन किए हुए है इंडिया और टोटली कंप्लीटली बो डाउन नहीं हुआ है. सेकेंड की स्ट्रेटेजिक साइलेंस वर्ड यूज कर सकते हैं. एक और स्ट्रेटेजिक साइलेंस, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बस साइलेंस है. एंड रिसेंटली देख रहे हैं कि अपने ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है. हम पिछले 3 से 4 किए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. यूके के साथ किए हैं, कंप्लीट हो चुका है. ओमान के साथ कंप्लीट हो चुका है और न्यूजीलैंड के साथ बात कंक्लूड हो चुका है, साइन नहीं हुआ है. और साइन हो चुका है यूके के साथ, ओमान के साथ, और एक यूरोपियन यूनियन की फ्री पार्टनरशिप के साथ हुआ था. उसमें 4 कंट्रीज थे, उनके साथ हो चुका था 4, और न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है. और प्रॉब्लम क्या है कि रिसेंटली एक और नैरो स्ट्रेटेजिक स्पेस इंडिया के पास अभी जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है नैरो है. जो रिसेंट का नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 यूएसए का आया है, उसमें यूएसए ने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अपनाया है, वेयर अमेरिका फर्स्ट एंड इंडो पैसिफिक नो लॉन्गर अ स्ट्रेटेजिक सेंटर. जो पहले हुआ करता था इंडो पैसिफिक एक स्ट्रेटेजिक सेंटर हुआ था यूएसए के लिए कि चाइना को काउंटर करना है. नाउ इंडो पैसिफिक इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक ग्लोबल स्फीयर एंड दैट रिजल्टेड दैट इंडिया इज नो लॉन्गर अ स्ट्रेटेजिक काउंटर टू चाइना. कल के आर्टिकल में था, कल नहीं किए थे. नो लॉन्गर स्ट्रेटेजिक काउंटर टू चाइना. अब इंडिया को स्ट्रेटेजिक काउंटर के रूप में नहीं देख रहा है, तो फिर इंपॉर्टेंस कम गया है इंडिया का यूएसए के लिए. एंड चाइना इज नो लॉन्गर राइवल बट कंपटीटर है. राइवल नहीं है चाइना मेरा, कंपटीटर है. ये व्यू पॉइंट यूएसए का है और इसी व्यू पॉइंट में स्ट्रेटेजिक स्पेस कम गया है इंडिया का. यूएसए के साथ रिलेशनशिप लो हो रहा है. चाइना के साथ डिसएंगेजमेंट हुआ है बट डीएस्केलेशन नहीं हुआ अभी तक. अभी भी बॉर्डर पे आर्मी है. ऑपरेशन सिंधु के समय जो कोलिजन हुआ था पाकिस्तान और चाइना में देखे थे, रसिया का डिपेंडेंसी चाइना पे इंक्रीज हो चुका है. तो एक इंडिया के पास स्पेस जो है ना, स्ट्रेटेजिक स्पेस, इसका मतलब समझा रहे हैं कि स्पेस कम है, किधर जाएं तो जाएं किधर, बैलेंसिंग कैसे करें. एंड सोल्यूशन में क्या है कि कैलिब्रेटेड इंगेजमेंट चाइना के साथ भी कर रहा है, यूएसए के साथ भी कर रहा है. एंड मेन कि अपना सेल्फ रिलायंस इंक्रीज करो, टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंस रिड्यूस करो हर किसी से, मतलब यूएसए स्पेशली यूएसए से. और मिलिट्री डिपेंडेंसी, मिलिट्री सेल्फ रिलायंस, तो डिफेंस में प्रोडक्शन इंक्रीज, सेल्फ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना. दिस इज अ सॉल्यूशन. एंड
दिस वॉज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल, बस इतना ध्यान रखना है कि यूपीएससी में बस ये आता है कि बेल क्या होता है, बेल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है कि क्या है बेल, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना फंडामेंटल है, ना स्टैट्यूटरी है। बेल इज जस्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बेस्ड पर, नेचुरल जस्टिस आप इसको वर्ड यूज कर सकते हैं, नेचुरल जस्टिस के फॉलो करते हुए बेल दिया जाता है। बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल था, यूपा ये इंपॉर्टेंट आता है, बट देखेंगे आगे क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि ईपीएफओ से 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, तो देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, देखेंगे। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि सेंटर के पास जाइए, अपना लिमिटेड जो सीलिंग है 15,000 को उसको इंक्रीज करवाने के लिए, सीलिंग बढ़ाने का कंट्रोवर्सी चला है कि ईपीएफओ को अपना सीलिंग को बढ़ाना चाहिए, बस न्यूज यही है। और सीलिंग बहुत दिन से 15,000 पे फिक्स है, तो इसको बढ़ाने के लिए बात चल रही है। और सीलिंग इंक्रीज नॉर्मली होता है इन्फ्लेशन, पर कैपिटल इनकम एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। ईपीएफओ होता क्या है? ईपीएफओ एक स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी मतलब उसका लीगल बैकिंग है, कोई लॉ है जिस पे वो बेस्ड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसका काम है? एक्ट 1952 एक्ट के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर दिल्ली में। क्वेश्चन में जो आया था वो था कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, बट इसका फर्स्ट ही कवरेज है कि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में 20 से ऊपर वर्कर होनी चाहिए, तब जाकर ईपीएफओ कवरेज में के अंडर आता है। एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही कवर करता है। कैजुअल का मतलब होता है जो डेली वर्कर होते हैं। एंड मैंडेटरी फॉर नोटिफाई किया जा सकता है। कवरेज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15,000 पर मंथ इसका लिमिटेड है, सीलिंग है, इससे ऊपर नहीं। एंड इसको बढ़ाने की बात चल रही थी। इसका वर्किंग कैसे होता है कि 12% बेसिक पे और डियरेंस अलाउंस ईपीएफ अकाउंट में जाता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ये किसका है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% जो बेसिक वेज मिला और डीए मिलाकर, डीए में जो इन्फ्लेशन से जो एडजस्टमेंट होता है वो मिलाकर 12% ईपीएफ अकाउंट में जाता है। एम्प्लॉयज़ का शेयर क्या है? ये है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसी वेज उसका 3.67% ईपीएफ में एंड 8.33% ईपीएस में। ईपीएस जो है पेंशन स्कीम हुआ और ये प्रोविडेंट स्कीम हुआ। ये पेंशन स्कीम लाइफ लॉन्ग मंथली पेंशन में बाद में कन्वर्ट हो जाता है। ये जैसे कोई एम्प्लॉय एक फैक्ट्री में आज काम कर रहा है, 5 साल बाद दूसरे फैक्ट्री में काम कर लेता है, तो ये इंटरपोलरेबल है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ मैटर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है पेंशन स्कीम, और रिटायरमेंट के बाद उसको मंथली पेंशन मिलेगा। लेकिन ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट ये जो है ये लमसम पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो एक लमसम अमाउंट मिलता है, जो ग्रेट्युटी मिलता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उसी तरीके से ये मिलता है। इसको आप निकाल नहीं सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं इमरजेंसी में, मैरिज में, मेडिकल में, इमरजेंसी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्वेश्चन आ सकता है। बस ईपीएफओ का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एंड वन मोर की जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयज़ का, वो टैक्स का डिडक्शन होता है, टैक्स के अंदर आता है। टैक्स डिडक्शन के बार बार यूपीएससी पूछता है विच फंड इज अंडर द टैक्स डिडक्शन, कौन सा नहीं है। एंड नेक्स्ट आज का सही माने तो ट्यूटोरियल सिलेबस का पार्ट नहीं है, मुझे नहीं लगा, लेकिन फिर भी पीडीएफ में रख देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगा कि ठीक है सब कुछ हिंदू का डेली और सब कुछ पढ़ना कंपलसरी नहीं है, जो पढ़ो ऑथेंटिक पढ़ो और उसको कंटिन्यूसली रिविजन करते रहो। तो आज का मुझे नहीं लगा कि इससे अच्छे आर्टिकल अच्छे नहीं है, सिलेबस भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगा इसको पढ़ना। एंड ये भी कुछ खास नहीं बोल रहा है कि चलो यूएसए का सेम ही आर्टिकल जो हमने अभी रिकॉल किए कि यूएसए के साथ इंडिया का क्या चल रहा है। लेकिन इनका कहना है कि ठीक है अभी इकोनॉमिकली सिचुएशन लो है, इकोनॉमिक डायमेंशन में, अदर डायमेंशन में पैरेलल सही चल रहा है, इनका कहना है। जैसे मिलिट्री एग्रीमेंट किए हैं, युद्धाभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है यूएसए के साथ वो कंटिन्यू चल रहा है।
इंगेजमेंट, मिलिट्री एंगेजमेंट चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। इंडस एक्स जो साइन हुआ था, लिमुआ, कॉस्कासा एंड बेका, ये अभी भी कंटिन्यू फंक्शनिंग है। रिसेंटली राजनाथ सिंह का वहाँ के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ मीटिंग हुआ था। दिस इज ऑल, इनका कहना है कि अब कुछ स्फीयर में पैरेलल सही चल रहा है। नाउ ये आर्टिकल, कल एक आर्टिकल था माओइस्ट नक्सलिज्म से रिलेटेड, वो नहीं किए थे, वो ज़्यादा आर्टिकल अगर वो किए हो तो फिर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें भी दंड करानिया रीजन से रिलेटेड था। मेन गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजी नक्सलिज्म से फाइट करने का दो है, फोर्स एंड डेवलपमेंट। फोर्स के थ्रू, फोर्स का अप्लाई करना, पुलिस बल का अप्लाई करना, और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोर्स देना, बल देना। उसी में एक हिंदू में ही एक डेटा था कि 2010 से 2025 के बीच में देखा गया है कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जो इंसिडेंट, वायलेंट इंसिडेंट थे, वो 90% रिड्यूस हुआ है। कितना, ये डेटा मेंस में कोट करना है। और जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ तक फैलाव था, वो भले तो 2010 में 126 डिस्ट्रिक्ट था, अब लिमिटेड कवरेज एरिया मात्र 11 डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न जो रहा है कि नक्सलिज्म क्यों फला फूला, गवर्नेंस डेफिसिट। ये वर्ड्स, गवर्नेंस डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वहाँ तक, उनके पास तक नहीं पहुँच पाना, गवर्नेंस डेफिसिट था। एंड एक्सप्लॉयटेशन, लैंड्स से इविक्ट करवा देना, ये कुछ रीजन्स थे। एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कमी होना। और सॉल्यूशंस हमेशा माइंड में रखना है कि पेशा एक्ट को स्ट्रेंथन करना, FRA एक्ट को स्ट्रेंथन करना, फॉरेस्ट राइट एक्ट इसको स्पिरिट एंड लेटर में इम्प्लीमेंट करवाना, ग्राम पंचायत को स्ट्रेंथन करना। और जो भी रीहेबिलिटेशन हो तो एक साउंड पॉलिसी बनाओ, एक प्रॉपर रीहेबिलिटेशन कराया जाए, एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कि कितना वहाँ का एरिया, वहाँ के लोगों पर क्या इम्पैक्ट उसका हुआ है। दैट्स ऑल। और दंड कराने रीजन बहुत आर्टिकल में आ चुका है, 3 से 4 आर्टिकल में, तो आप इसको ध्यान रखना है किस किस स्टेट में इसका है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ की दिस रीजन दंड कराने रीजन इसको बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है शांति बिल। शांति बिल, और मेरा ऐसा मानना है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मेरा अपना गेस, जैसे कि मेरा कि ये क्वेश्चन जो है ना, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इससे रिलेटेड यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया होता है कि रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में जरूर पूछता है। तो ये जो बोर्ड का, इसमें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को दिया गया है स्टैट्यूटरी राइट उसको रेगुलेट करने के लिए। पहले देखते हैं पूरा बिल के को रिकैप करते हैं। शांति बिल मतलब सस्टेनेबल हार्नेसिंग, शांति बिल मतलब सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, शांति बिल। इसका क्या, इसका मेन पर्पस गवर्नमेंट का है कि एनर्जी सिक्योरिटी और अपने एनर्जी बास्केट में न्यूक्लियर एनर्जी को इंक्रीज करना। टारगेट है 100 गीगावाट 2047 तक अचीव करना टारगेट। करेंटली जो है 8.8 गीगावाट है, एंड जो कि 8.1 जो कि है 3% ऑफ नेशनल सिक्योरिटी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, कंप्राइज कर रहा है। और मेरा टारगेट है ये। एनर्जी सिक्योरिटी इससे होगा, ग्रिड का स्टेबिलिटी होगा। ग्रिड का स्टेबिलिटी कैसे होगा, क्योंकि जो सोलर एंड विंड एनर्जी से जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करते हैं हम, वो स्टेबल नहीं होता है। सपोज किसी दिन बारिश है, क्लाउडी सिचुएशन है, तब तो उस दिन प्रोडक्शन सोलर एनर्जी का नहीं होगा, तो फिर उस दिन क्या होगा। मान लो 5 दिन तक क्लाउडी सिचुएशन रहा, तो उस केस में ग्रिड का स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगा। तो अगर न्यूक्लियर एनर्जी एक है वो कंटिन्यूसली ग्रिड से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में न्यूक्लियर एनर्जी ग्रिड को स्टेबल प्रोवाइड करेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी को स्टेबल रखने में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। क्लीन एनर्जी, नेक्स्ट विल सी। एंड फर्स्ट की न्यूक्लियर एनर्जी रिसेंटली इसी बजट में 20,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने पास किया था। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड एडवांस्ड प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर बनाने के लिए। क्या क्या, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड एडवांस्ड प्रेशराइज्ड वाटर बनाने के लिए 20,000 करोड़ का बजट प्रोविजन था। 2 एक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसलिए बार बोल रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इसको अमेंड किया गया है और तब जाकर इस बिल को लाया गया है। पहला एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो था इसका कहना था कि
स्टेट का मोनोपोली हुआ न्यूक्लियर एनर्जी की एनर्जी के क्षेत्र में, और खासकर मोनोपोली किसका था? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पब्लिक सेक्टर था, उसका मोनोपोली था न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में। सेकंड था सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज। इसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट था लाइबिलिटी लॉ, ठीक है। 2008 में आया था सिविल, यूएसए इंडिया का सिविल न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन फिर भी कोई फॉरेन कंट्री यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पाता है इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, क्योंकि लाइबिलिटी काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। मतलब बहुत ज़्यादा, अगर कोई डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट उसको कंपेंसेशन पे करना पड़ता, उसके डर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता। तो ये उसका प्रोविज़न था सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 में, यही प्रोविज़न, इसको भी अमेंड कर दिया गया और लाइबिलिटी को कम कर दिया गया है। नाउ इसका मेन पर्पस था कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन को इनहेंस करना, प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी हो और फॉरेन पार्टिसिपेशन हो, मतलब ओपन्स द न्यूक्लियर सेक्टर फॉर द पब्लिक, फॉर द प्राइवेट एंड फॉरेन अप टू 49%, ये कुछ पॉइंट्स देखते हैं। दूसरा, मोनोपोली ऑफ एनपीसीआईएल, जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मोनोपोली था इस फील्ड में, उसको खत्म कर दिया गया। थर्ड, रेगुलेटरी बॉडी। मेरा अपना गेस है कि ये क्वेश्चन आएगा, यूएसए का जो इंक्लिनेशन है वो रेगुलेटरी बॉडी पे ज़्यादा होता है। कुछ भी एरिया का रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी पर ध्यान देनी चाहिए। अगर रेगुलेटरी बॉडी वीक रहा तो ये फेल कर जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। प्राइवेट प्लेयर हमेशा प्रॉफिट देखते हैं, वो सेफ्टी नॉर्म्स पर ध्यान नहीं देंगे, उस पर खर्चा नहीं कर पाएंगे, इसलिए रेगुलेटरी बॉडी का स्ट्रेंथन रहना जरूरी है अगर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन रखना है। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी इसका नाम है। इसको बना था ये 1983 में अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर, लेकिन अब इसको स्टैट्यूटरी एक्ट स्टेटस दिया गया, स्टैट्यूटरी दिया गया स्टेटस इसको। एंड न्यूक्लियर सेफ्टी ये ध्यान रखेगा, रेडिएशन प्रोटेक्शन में ध्यान रखेगा, एनर्जी प्रिपेयरनेस में ध्यान रखेगा। एंड डू नॉट एक्सप्लिसिटली नाउ एफडीआई नहीं है, एफडीआई अभी तक की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप एईआरसी रेगुलेटरी बोर्ड से अप्रूवल लेकर आप सेटअप कर सकते हैं प्लांट। लाइबिलिटी को कम कर दिया गया, बहुत बड़ा प्लांट है तो 3000, मिडिल प्लांट है तो 150 करोड़ मीडियम प्लांट के लिए, एंड स्मॉल प्लांट के लिए 100 करोड़। पेनल्टीज को रिड्यूस कर दिया, पेनल्टी को अगर सेफ्टी नॉर्म्स को वायलेट करते हैं तो 1 करोड़ का पेनल्टी। नाउ स्ट्रेंथन ये इंपॉर्टेंस क्या है व्यू पॉइंट की, हमारा डाइवर्सिफाई करेगा पावर मिक्स को, और फ्यूल को, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो एनर्जी इंपोर्ट करते हैं वो रिड्यूस होगा। 24/7 स्टेबल पावर है, मतलब वही ग्रेड का स्टेबिलिटी देगा, ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस करेगा, ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस होगा। एंड लो कार्बन इमिशन है, तो मेरा अपना जो 2070 तक का टारगेट है, 2070 जो टारगेट है उसको अचीव करने में फुलफिल करेगा। एंड वेरिएबल्स, अगेन ये वही बोल रहा है कि सोलर एनर्जी वेरिएबल्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने कवर किए हैं कि वेरिएबल्स होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की। अभी करेंटली 25 न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं इंडिया में, एंड 7 प्लांट्स रिएक्टर इन 7 पावर प्लांट्स, 21 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है एंड 4 लाइट वाटर रिएक्टर है। ये बस ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए। एंड इसके कंट्रोवर्सी भी देखेंगे, क्रिटिसिज्म लास्ट में जब पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो पहला इसका कंट्रोवर्सी है कि डाइल्यूट्स द अकाउंटेबिलिटी बाय अलाउइंग प्रॉफिट ड्राइवन पब्लिक पार्टिसिपेशन व्हाइल प्लेसिंग लायबिलिटी ऑन द स्टेट। लायबिलिटी जो रिड्यूस किया है, यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसको लेकर है किया हुआ है कि लायबिलिटी को स्टेट पे दे देना है, स्टेट पर लायबिलिटी को ट्रांसफर की हो, इसका मतलब कि स्टेट तो सिटीजन का पार्ट है, तो आप एक तरीके से सिटीजन पर लायबिलिटी दे रहे हो। और पोल्यूटर पे प्रिंसिपल को आप पीपीपी जो होता है, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल की जो पोल्यूट किया है उसी को पे करना पड़ेगा, वो भी आप डैमेज कर दिए हो, उसको भी आप रिड्यूस कर दिए। और आप देख सकते हैं कि फुकुशिमा जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, फिर चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, जब डिजास्टर होता है तो किस लेवल तक उसका लॉस होता है, आप उसको जैसे लॉस जो आप पेनल्टी किए हो 300, 150 और 100, उसके कंपेरिजन में 700 मल्टीपल टाइम्स लॉस होगा। लाइफ लॉन्ग डैमेज जो आता है किसी भी एरिया का हो, ह्यूमैनिटी पे, उसको कंपेंसेट कौन करेगा? तो ये बहुत कम है आपका।
एंड द मोस्ट की आरटीआई एक्ट को आप ओवरराइड कर दिए होते। इसके 39 सेक्शन जो है उसमें आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते इसके प्लांट्स के डिटेल के बारे में, ऑपरेशनल मैकेनिज्म, रेगुलेटरी। तो आरटीआई को रिड्यूस करना, सिटीजन्स का अपना राइट्स है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होता है सिटीजन्स के थ्रू। एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को ओवरराइड किया गया है। कुछ बस यही पॉइंट्स है जो आपको लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसे ड्रॉट डाउन करना, यही मेन है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट के लिए बार बार यूपीएससी एक बार पीवाईक्यू में था, रिमोट सेंसिंग क्या होता है उससे रिलेटेड। अगर रिमोट सेंसिंग काम कैसे करता है ये पता है तो काफ़ी क्वेश्चंस डील होते हैं। रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है इसका थोड़ा देखते हैं कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वी कैन नॉट सी, लाइक हर जो सनलाइट होता है उसमें बस लाइट ही नहीं होता है, लाइट का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट है जो मेरा आंख देख सकता है, हम देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट रेड, उसके जो पार वाले लाइट नहीं देख सकते हैं। बट सेकेंड कहना इनका है कि हर ऑब्जेक्ट जो स्पेस जो अर्थ पे होता है उसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है, जैसे फिंगरप्रिंट। इसका मतलब ये हुआ कि हर ऑब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। एवरीथिंग ऑन अर्थ लाइक वाटर, ट्री रिफ्लेक्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट को, उसको रिफ्लेक्ट जो करता है हर ऑब्जेक्ट अपने तरीका से करता है। कोई किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा करता है, किसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, किसी को ऑब्जर्व करता है, किसी को इस तरीका से हर ऑब्जेक्ट का अपना स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है, ये बस ध्यान रखना है। इसी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर को रीड करके सैटेलाइट बताता है कि वहाँ पर क्रॉप्स हैं, फॉरेस्ट है, वाटर है, क्या है। ये सेंसर के थ्रू हम पता कर सकते हैं। हेल्थ ऑफ प्लांट पता कर सकते हैं कि हेल्थ ऑफ प्लांट कैसा है। कोई भी फार्मर का बहुत बड़ा लैंड है उसको पता करना है सैटेलाइट के थ्रू। गवर्नमेंट बस इन्फॉर्मेशन दे देगी कि आपका, या गवर्नमेंट पता कर लेगी उस एरिया में प्लांट का हेल्थ कैसा रहा है। इंश्योरेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डैमेज हो गया है कि नहीं डैमेज हुआ है डिजीज से या फिर फ्रॉस्ट से, उस डैमेज को पता करने के लिए हेल्थ ऑफ प्लांट कैसा है, या फिर अदर असेसमेंट के लिए, डेटा के लिए। तो देखा जाता है कि हैवी लीव्स आर फुल ऑफ क्लोरोफिल एंड ऑब्जर्व रेड लाइट। प्लांट्स क्या है कि रेड लाइट ऑब्जर्व करता है एंड द लीफ आर फुल ऑफ क्लोरोफिल ज़्यादा हो अगर लिप्स में तो इसका मतलब हैवी है। एंड रिफ्लेक्ट नियर इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट करता है प्लांट टू अवॉइड ओवर हीटिंग। ऑब्जर्व करता है रेड लाइट को, रिफ्लेक्ट करता है नियर इंफ्रारेड को। इसका अपना स्पेक्ट्रल है। जिस तरीका का अगर हैवी ऑब्जर्व कर रहा है रेड लाइट को, हैवी रिफ्लेक्ट कर रहा है नियर इंफ्रा को, तो पता चलेगा हेल्दी वहाँ क्रॉप्स हैं। मैप वाटर का भी अपना स्पेक्ट्रल है सिग्नेचर, उसी से मैप होता है कि वहाँ वाटर बॉडी है कि नहीं है। ऑप्टिकल इंडेक्सिंग टेक्निक है। रिफ्लेक्ट विजिबल ग्रीन लाइट इन विच इज़ वाई डीप वाटर ऑफन लुक्स ब्लू ग्रीन, बट रिफ्लेक्ट विजिबल ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए कभी कभी डीप वाटर ब्लूइश ग्रीन दिखता है। एंड स्ट्रांगली ऑब्जर्व नियर इंफ्रा एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। इस तरह का अपना इसका स्पेक्ट्रल है। लेकिन एक और है सिंथेटिक एपर्चर रडार। बार बार न्यूज में पढ़ते हैं कि सिंथेटिक एपर्चर रडार क्या होता है, जो नासा निसार का जो लॉन्च हुआ था उसमें भी, अधिकांश सैटेलाइट में हाल फिलहाल सिंथेटिक एपर्चर रडार लगता है। सिंपल सैटेलाइट क्या होता है कि नहीं देख पाता है, ऑप्टिकल कैमरा लगा हुआ होता है उसमें, वो क्लाउड के थ्रू नहीं देख पाता है। बट सिंथेटिक एपर्चर रडार क्लाउड के थ्रू देख सकते हैं। मैप वाटर इन द कंडीशन इंक्लूडिंग फ्लड। तो अगर सपोज कहीं स्टॉर्म आया हुआ है, फ्लड सिचुएशन है और क्लाउडी सिचुएशन है, तो कैसे सैटेलाइट से पता चलेगा। तो वहाँ पर वो सिंथेटिक एपर्चर रडार उस सैटेलाइट में लगा होना चाहिए। रिसेंटली देखे थे कि नासा एंड इसरो ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, नासा इसरो SAR, उसमें भी सिंथेटिक एपर्चर रडार था। एंड क्या सरफेस कॉपर, गोल्ड, लिथियम, ये पता कैसे कर सकते हैं कहाँ पर अंडरग्राउंड रिजर्व है गोल्ड का, कॉपर का। ये तो करना बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है, नहीं पता चलता है कि अंडरग्राउंड कितना रिजर्व है। बट कभी कभी कहीं क्या होता है सरफेस पे उसका पार्टिकल्स अगर गोल्ड का, कॉपर का अगर आ चुका है वहाँ पे, तो उससे पता चल जाता है कि हो सकता है कि अंदर हो सकता है। तो फिर उस पर एक्सप्लोरेशन होता है, वो पता करता है हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर।
एंड हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर का एक और काम है कि ये तो सिंथेटिक एपर्चर बोल सकता है कि वहाँ फॉरेस्ट है, बट हाइपर स्पेक्ट्रल ये तक बता देता है कि वहाँ किस बनियान का फॉरेस्ट है, बनियान ट्री है, यहाँ तक इसका अब बता सकते हैं। ऑप्टिकल कैमरा से ऊपर सिंथेटिक है, सिंथेटिक से ऊपर हाइपर स्पेक्ट्रल है। यही बस इसी तरीक़ा से आपको करना है यूपीएससी में अगर डील करना है तो। नाउ कुछ कुछ इसके सारे और इसके कुछ ज़्यादा है नहीं, और आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट लगा। आप एक बार देख सकते हैं क्या कवर किए। ऑप्टिकल कैमरा साइंस, ऑप्टिकल कैमरा, सिंथेटिक एपर्चर रडार एंड हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर में क्या डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा। एंड रिमोट सेंसिंग काम कैसे करता है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर उस सबका अपना होता है। हेल्थ ऑफ प्लांट उससे पता चल सकता है। इंश्योरेंस में उसका हेल्प है सैटेलाइट का, इसलिए। एंड कोस्ट गार्ड एक IGGS समुद्र प्रताप, रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक लॉन्च किया है वेसल। बस इसका इम्पोर्टेंट ये है कि पोल्यूशन कंट्रोल में इसका पोल्यूशन को वाइल्ड स्पिल हो गया उसमें फाइट करना, फायर लग गया बीच समुद्र में किसी शिप में तो उससे फाइट करना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सर्वेलांस में इसका काफ़ी यूज़ आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। किसने किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड किया है, ये कोस्ट गार्ड का है ना कि नेवी का है। समुद्र प्रताप, इंडिया न्यू वीजा फॉर द चाइनीज़, ठीक है, चाइना के साथ रिलेशन हम कैलिब्रेटेड इंगेजमेंट कर रहे हैं। इसका वर्ड क्या है, कैलिब्रेटेड इंगेजमेंट, बट अभी भी सब कुछ सही नहीं है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ग्रांट रिलीफ टू अडानी सेट असाइड एसीजेड में एसीजेड का एक इसका कंट्रोवर्सी क्या है ना कि अडानी का पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, जानते ही हैं सब। उस मुंद्रा पोर्ट में अडानी का एक अपना थर्मल पावर प्लांट है मुंद्रा पोर्ट में। उस पावर प्लांट से सप्लाई करता था इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग टर्म पावर परचेज पे गुजरात डिस्कॉम को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि आप उस पर कस्टम ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप एसीजेड जो है वो एज अ टैक्स फ्री ड्यूटी फ्री इनक्लेव के रूप में इसको माना जाता है। अलग फॉरेन टेरिटरी के रूप में इसको दर्जा दिया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। तो यहाँ पर से आप इंपोर्ट कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी लगेगा आपको, ये कहना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, जरूरी नहीं है कस्टम ड्यूटी देना, यहाँ से आप इंपोर्ट एसीजेड से इंपोर्ट कर रहे हो। तो एफडीआई के बारे में बस अवेयर रहना है कि एफडीआई का अभी भी हाफ ईयर तक जो एफडीआई आया है वो 35 बिलियन आया है डॉलर। एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु इंक्रीज हुआ है उसका अपना शेयर एफडीआई में, और महाराष्ट्र एंड गुजरात का डिक्रीज हुआ है। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र एफडीआई के पोजीशन पे टॉप रैंक पे है, टॉप रैंक पे अभी भी महाराष्ट्र है। एंड अभी भी टॉप पे आईटी जो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को सबसे हाईएस्ट एफडीआई आया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट की आया से न्यूज़ अवेयर रही है कि वेनेजुएला में क्या चल रहा है। ग्रीनलैंड के बारे में थोड़ा कंट्रोवर्सी देख लेना है, चलते रहता है ग्रीनलैंड का न्यूज़, कहाँ लोकेशन कहाँ है उसका, ईरान का लोकेशन। और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, ये हाइड्रोजन का ये कुछ